अच्छा, सो वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन के। ये हमारे पास जो लेबल्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू one or two or multiple labels. हमारे पास regression में we have real values as output. The value can be anything in any positive or negative range. और basically हमने उसी को predict करना है. For simplification हम यहाँ पे x को एक वैल्यू ले रहे हैं कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर एक ही फीचर है, उसको हम यहाँ पे x के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग y वैल्यू. तो अगर x की वैल्यू ये हो और हमारा मॉडल अच्छे तरीके से ट्रेन है तो उसको हमें ये वैल्यू देनी चाहिए y की. अगर हमारे पास x की वैल्यू ये हो तो उसे y की ये वैल्यू देनी चाहिए. इन द सेम वे if we have a good model it should give us the corresponding y value. तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पे आ सकता है. एंड वी हैव अ फुल रेंज ऑफ वैल्यूज. ठीक है, तो हमने इसके लिए एक मॉडल ट्रेन करना है. तो अगर आप इसको देख लें तो ये बेसिकली हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई डेटा है तो अगर उसके ऊपर हम एक लाइन को फिट कर दें, ठीक है, तो वो लाइन जितना इन पॉइंट्स के करीब होगी उतना हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से सर्व होगा. क्योंकि अब हमने क्या किया है, वी हैव आइडेंटिफाइड दिस लाइन विच ऑलमोस्ट पासेस थ्रू ऑल द डेटा पॉइंट्स. और अब इस लाइन के अंदर हमारे पास लाइन को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू उससे निकाल सकते हैं. तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम सारे डेटा पॉइंट्स को एक लाइन के तौर से एक लाइन के थ्रू एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें. और ये लाइन बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन अगर हम जरा सिंपल बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करें तो आपको याद होगा हम मैथ में स्कूल में पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, यहाँ पे x को हम कहते थे कि ये वेरिएबल है, m को कहते हैं कि ये कांस्टेंट है विच इज द स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, अगर हमारे पास इस स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये लाइन ऐसे इंक्रीजिंग होगी. कितना इंक्रीजिंग होगी वो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि m की वैल्यू क्या है. जितनी m की वैल्यू बड़ी होगी उतना ये ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, जितनी m की वैल्यू छोटी होगी उतना ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा. लेकिन ये ऑलवेज इंक्रीज करेगा व्हेन द m हैज, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, m इज पॉजिटिव. अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये ड्रॉप करेगी, ये डिक्रीज करेगी. कितना डिक्रीज करेगी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना तेजी से ड्रॉप करेगी, जितनी m की वैल्यू छोटी होगी उतना ये ग्रेजुअली ड्रॉप करेगी. तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट m व्हिच इज द स्लोप ऑफ द लाइन. और यहाँ पे ये c जो है, ये अगर आपको मैथ में याद है इसको हम कहते थे y इंटरसेप्ट. कि ये लाइन जो है ये आगे जाके ओरिजिन को कहाँ पे कट करेगी. अगर ये एग्जैक्ट जीरो पे करता है तो सी की वैल्यू जीरो होगी, अगर ये वन पे कट करता है तो सी की वैल्यू वन होगी. और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स जीरो है तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी और यहाँ से वन आ जाएगा, विच मीन्स दैट द लाइन इज कट एट वन. जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी ओरिजिन पे तो ये लाइन जो है ये वन के ऊपर वाई को कट करेगा. सो दिस इज द वाई इंटरसेप्ट. तो ये हमारे पास इक्वेशन है लाइन की और इसको हम कहते थे y क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x. ठीक हो गया. हेलो. जी सर आवाज़ आ रही है आपकी. सर ये अच्छा, जरा सी दोबारा समझिएगा जी, ये वाई इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट देखें. अगर मेरे पास ये एक लाइन है और ये ओरिजिन है और ये लाइन जो है ये ऐसे वन के ऊपर जाके पास होती है. ठीक है, ये x, ये जो y एक्सिस है इसको वन के ऊपर कट करती है. तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू मेरे पास वन होगी. हम मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सी की वैल्यू जो है वो वन है. तो आप देखें कि एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो एम की वैल्यू जो भी होगी वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास वाई फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वन. यानी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ वाई इज वन. तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है कि ओरिजिन के ऊपर ये लाइन कहाँ पे कट करती है वाई को. ठीक है ना. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक हो गया. अगर ये लाइन एग्जैक्टली ओरिजिन के ऊपर पास होती यहाँ पे तो फिर क्या होता, एक्स की जीरो के लिए इसकी वाई की वैल्यू जीरो होती तो यहाँ पे ये चीज जो है ये जीरो हो जाती. ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट इज बेसिकली कि जब एक्स की वैल्यू जीरो हो तो ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है. अब अगर हम तो बेसिकली ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज को देख रहे हैं, वी वांट टू हैव अ लाइन दैट पासेस थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स. लेकिन मशीन लर्निंग में हमारे पास यही लाइन की इक्वेशन है जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं.
एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास वन वेरिएबल है, डेटा सेट जो है उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़े से सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं जी। ऊपर जो आपकी इक्वेशन नजर आ रही है, मशीन लर्निंग में यही इक्वेशन हम लिखते हैं, लेकिन थोड़े से सिंबल्स डिफरेंट होते हैं। ये जो y ऑफ x है या फंक्शन ऑफ x है y, इसको हम कहते हैं h थीटा ऑफ x। क्यों? क्योंकि फंक्शन को मशीन लर्निंग में यहाँ पे हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये फंक्शन ठीक है कि नहीं, जो हमारी इनिशियल प्रेडिक्शन होगी। तो दिस इज आवर हाइपोथेसिस दैट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट के हमारी प्रेडिक्शन कितनी बेहतर है, जो हमने लाइन की इक्वेशन रखी है ये कितना क्लोज है उन डेटा पॉइंट्स के। और ये जो है हमारे पास इसके अंदर जो थीटास होंगे एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास जो फीचर्स हैं डेटा सेट के अंदर वो एक्स से रिप्रेजेंट होंगे। एम को यहाँ पे हम कहेंगे थीटा 1 और एम मल्टीप्लाई होगा एक्स से, ठीक है, प्लस सी जो है दैट इज थीटा नॉट। जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स, ठीक है। तो अगर आप देखें सो इट्स एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें ये थीटा नॉट जो है ये y इंटरसेप्ट है, ये एक्सिस जो है कहाँ पे कट करेगा, थीटा 1 जो है दैट इज द स्लोप, और x जो है हमारे पास दैट इज द इनपुट डेटा दैट वी हैव इन द डेटा सेट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है और हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर है, तो वील स्टार्ट विद जस्ट x, और ये उसके अगेंस्ट हमारे पास लेबल्स हैं 2, 3, 5, और लेट्स से हमारे पास वैल्यूज हैं यहाँ पे 10, 20, 30, ठीक है। तो ये हमारा डेटा सेट है और हमने इसके ऊपर जो है एक लाइन की इक्वेशन को फिट करना है। तो अगर आप हम यहाँ पे इसको प्लॉट करें, सो फॉर x2 वी हैव दिस पॉइंट व्हिच इज लाइक y, इसको हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये है 10। For x5 we have this point which is x20, and for x sorry this is 3, and for x5 we have this point which is 30, ठीक है। तो ये हमारे वो डेटा पॉइंट्स हैं और ये डेटा सेट में, और इसके ऊपर हमने वो इक्वेशन फिट करनी है, वो लाइन जो है वो फिट करनी है। अब हमें नहीं पता कि हमारी लाइन जो है वो हम कहाँ से स्टार्ट ले, कौन सी लाइन जो है वो इस डेटा पॉइंट्स को क्लोजली मैच करेगी। हमारे पास एक्स की डिटेल्स तो हैं, ये एक्स की पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास थीटा नॉट और थीटा 1 की इंफॉर्मेशन नहीं है। थीटा नॉट क्या है कि ये जो भी लाइन है जो इन पॉइंट्स के ऊपर से गुजरेगी वो y को कहाँ पे कट करेगी और उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, हम लाइन इन पॉइंट्स के ऊपर क्यों फिट करना चाहते हैं, बिकॉज वी ओनली हैव एक्सेस टू लिमिटेड डेटा जो हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर हम इस तरह से, तो अब हम किसी भी वैल्यू के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, हम इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास डेटा सेट के अंदर सिर्फ ये 2, 3 और 5 के लिए y की वैल्यूज है, लेकिन अब मैं x 100 के लिए भी y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूं। जब मेरे पास लाइन की इक्वेशन एक दफा पता चल जाएगी, मैं 1000 के लिए भी कर सकता हूं, मैं -10 के लिए, मैं किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूं once I come up with an equation that closely matches the data that is available। मैं इनके इन बिटवीन भी पता कर सकता हूँ कि लेट से यहाँ पे 4 के लिए पता कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो भी मिसिंग पॉइंट्स हैं या जो अवेलेबल नहीं है, हम किसी के पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं once we come up with an equation that closely passes through all these data points। ठीक हो गया? सर एक क्वेश्चन है इसमें। जी जी सर ये तो लाइन सॉरी ये पॉइंट्स जो हैं सिंपल है, मतलब लीनियर लाइन के साथ साइड पे हो गए। हाँ 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 हाँ। अगर पॉइंट डिफरेंट होते तो और हमने उसको लीनियर इक्वेशन से ही हमने उसको क्लासिफाई करना होगा, तो फिर अच्छा, वो कैसे? आप जो बात कर रहे हैं रियल सिनेरियो में यही होता है। हमारे डेटा पॉइंट्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। तो बेसिकली होता क्या है कि मेरे पास एक पॉइंट इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बेसिकली हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब कोई भी लाइन ऐसे नहीं हो सकती जो इन सारे डेटा पॉइंट से पास हो, ठीक हो गया। सो हम जी सर। ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे
जो इन सब के इतना करीब हो जितना पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस और मिनिमम कॉस्ट is going to be very small, but it's never going to touch zero. और आपको देख लें कि अगर लाइन थोड़ी सी इस तरफ को होती है तो ये इन पॉइंट से दूर हो जाती है, थोड़ी सी इस तरफ को होती है तो इन पॉइंट से दूर हो जाती है। तो आप फिर भी मिनिमम कॉस्ट के साथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आप उसके साथ प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू नो दैट योर मॉडल इजंट 100% और विच इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं। हम नहीं चाहते, हम ये एज्यूम नहीं करते कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन अगर हमारा मॉडल जो है वो 90-95% कुछ इस तरह से, ऑल्दो एक्यूरेसी उस तरह से नहीं हम कैलकुलेट करते, लेकिन अगर एक्यूरेसी उसकी बेहतर है, सो इट मींस कि वी कैन यूज दैट मॉडल। ठीक है। ठीक है अगर सर। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है, इफ दैट इज 1,20,000 और ये मुझे 1,15,000 प्रिडिक्ट करके दे रहे थे, इट मींस के काफी क्लोज रेंज में ये मुझे वैल्यू बता रहे हैं विच इज एक्सेप्टेबल फॉर मी। ठीक है। तो अगर आप जो बात कर रहे हैं उस केस में आपका मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, उसके अंदर एरर होगा, बट इट्स गोइंग टू वर्क फाइन और ये आपको फिर भी रीजनेबल वैल्यू देगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अगर हमारे सारे डेटा पॉइंट्स आइडियली बिल्कुल एक लाइन के ऊपर होंगे, फिर आपके मॉडल की कॉस्ट जीरो होगी और ये आपको हर चीज के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कॉस्ट बताएगा, लेकिन रियलिटी में वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो हम सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए जूम कर सकते हैं, रियल लाइफ में उस तरह से नहीं होता। ठीक है। जी सर। हाँ, और हम इसके लिए स्ट्रेट लाइन ही यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइंस तो थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन हम इसके लिए कोई, अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से लाइन चली जाएगी। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हम कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें, सो वी वुड स्टिल गो विद लीनियर फंक्शन। ठीक है। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो अगर गया। हमारे डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह से होते, फिर हम लीनियर की जगह कोई और पोलिनोमियल वगैरह यूज करते, लेकिन करंटली जो लीनियर रिग्रेशन है दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि पॉइंट सारे स्ट्रेट लाइन में है। एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, बट स्टिल जनरल जो ट्रेंड है दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। जी सर, सेट है। अच्छा, तो अब हमारे पास आप देखें कि हमारे पास क्या चीज है। हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज है। हमारे पास थीटा नॉट और थीटा वन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे थीटा नॉट और थीटा वन की कुछ वैल्यूज, और उससे क्या होगा, हमारा काम जो है वो चल पड़ेगा। हम एज्यूम करते हैं कि थीटा नॉट की जो वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू पहली इटरेशन में दैट इज 1, एंड थीटा वन की जो स्टार्टिंग वैल्यू है दैट इज 2। इनिशियल प्रिडिक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी अप्रोप्रिएट सूटेबल वैल्यूज हैं ये उसके ऊपर कन्वर्ज करेंगी लाजमी। हाँ, जितनी आपकी इनिशियल प्रिडिक्शन बेहतर होगी उतना जल्दी कन्वर्ज करेंगी, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ट्रेनिंग में ले लेंगे। और ट्रेनिंग टाइम इजंट अ बिग कंसर्न फॉर अस, क्योंकि हम मॉडल को एक दफा ट्रेन करके साइड पे रख लेते हैं, फिर हमारा जो ट्रेंड मॉडल है वही इवेल्युएट करता है, तो हम रियल केसेस जब इवेल्युएट करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो लेट से हमने इसके साथ स्टार्ट ले लिया है। अब हम देखेंगे कि हम इस मॉडल के साथ प्रिडिक्शन करेंगे कि हमारा मॉडल कितना बेहतर काम कर रहा है। सो एच थीटा एच थीटा ऑफ x1, हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो ट्रेनिंग डेटा है उसको सुपरस्क्रिप्ट में ब्रैकेट में ऐसे नंबर देके उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आइटम की प्रिडिक्शन ये क्या करेगा, थीटा नॉट इज 1, तो 1 प्लस थीटा वन इज 2 इनटू एक्स की वैल्यू है 2। सो इसने क्या प्रिडिक्शन की, 5। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 10। हम इसी तरह से आगे जाके और भी कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। दूसरे इंस्टेंस के लिए इसने क्या प्रिडिक्शन की, 7, एक्चुअल वैल्यू वाज 20। और तीसरे के लिए क्या प्रिडिक्शन की, 1 प्लस 2 इंटू 5। इसने प्रिडिक्शन की 11 की एंड एक्चुअल वैल्यू वाज 30। सो नाउ वी हैव अ मॉडल दैट इज मेकिंग सम प्रिडिक्शंस। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे डेटा पॉइंट्स ये थे, हमारा आइडियल लाइन भी ये वाला होगा, लेकिन हमारी पहली प्रिडिक्शन क्या थी, हमने थीटा नॉट को रखा 0, सॉरी 1, वाई इंटरसेप्ट को रखा 1 पे, कि हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे क्रॉस करेगी, और वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है, तो यहाँ पे हमने
कुछ इस तरह की इक्वेशन ड्रॉ की है, ठीक है। अब आप देखें कि हमने हर पॉइंट के लिए उससे छोटी वैल्यू प्रिडिक्ट की है, तो ये वैल्यू जो है ये होनी चाहिए थी, हमने ये वाली प्रिडिक्ट की है। इस तरह से ये वैल्यू जो है एक्स की, ये हमने यहाँ पे ये वाली प्रिडिक्ट की है जिसको ये वाला होना चाहिए, और यहाँ पे हमने ये प्रिडिक्ट की है जिसको ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो हर वैल्यू जो है वो हमने कम प्रिडिक्ट की है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास कुछ आइडिया हो गया, और हम यहाँ से हमने स्टार्ट ले लिया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट ये इवैल्यूएट करें कि एग्जैक्टली हमने कितने मार्जिन से टारगेट को मिस किया है, जिससे हमें आइडिया होगा कि हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट फंक्शन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, थीटा नॉट और थीटा वन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे थीटा नॉट थीटा वन, या जब बहुत ज्यादा हो तो हम जस्ट सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं जे ऑफ थीटा, व्हिच मींस ऑल दी इनपुट, ऑल दी वेट्स, ठीक है, और ऑल दी पैरामीटर्स। और हमारा यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के लिए जो कॉस्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है कि हम एक एक एरर लेंगे। एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसको मीन ले लेंगे, उसको एवरेज कर देंगे अक्रॉस ऑल डेटा पॉइंट्स, तो वो हमारी कलेक्टिव कॉस्ट होगी हमारे फंक्शन की। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट दैट कॉस्ट। तो हमारी जो कॉस्ट थी फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस वो क्या थी? 5 माइनस 10, ठीक है। इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25। दूसरे के लिए क्या आ गई? बेसिकली जो इक्वेशन है, अगर हम इसको इक्वेशन के थ्रू कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सारे कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? 1 over m. M is the number of instances that we have in our data set. Summation I is from 1 to m. Y hat, which is the predicted y, minus actual y square. हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आप इन दोनों की पोजीशन अगर स्विच करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि हम इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू प्रिडिक्ट करें या इससे कम करें, हमारे लिए दोनों एक बराबर हैं, क्योंकि हम दोनों में गलती कर रहे हैं। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, कम वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं या बड़ी कर रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं ताकि ये इफेक्ट खत्म हो जाए। अगर 5 वैल्यू है तो आप 4 प्रिडिक्ट कर रहे हैं या 6 कर रहे हैं, दोनों का मकसद एक ही जितना है कि आप टारगेट को 1 से मिस कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर्ड एरर का एक और एडवांटेज ये है कि अगर अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं और मैं उनको इस तरह से मिस कर रहा हूँ, तो स्क्वायर्ड एरर में मुझे मेरे पास यहाँ पे एरर कम आएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल पॉइंट्स को कम टारगेट से मिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो बाकी पॉइंट से तो ऊपर गुजर रही है, लेकिन एक पॉइंट को काफी बड़े मार्जिन से मिस कर रही है, तो इसका कॉस्ट आपके पास काफी ज्यादा होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, अगर आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे, विच मीन्स कि आप 3 डेटा पॉइंट्स को एक एक मार्जिन से मिस कर रहे हो, तो आपके पास टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 3। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से है 1 प्लस 0 प्लस, और आप एक ही पॉइंट को 3 एरर से मिस कर रहे हो, तो आपके पास एरर आ जाएगा 9। तो स्क्वायर्ड एरर जो है ये फेवर करता है कि आप कम मार्जिन से ज्यादा गलतियां करें, वो ठीक है, लेकिन बड़े मार्जिन से गलतियां ना करें, इवन अगर वो कम भी हों। और बेसिकली अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो हम ये इसको भी फेवर करता है। यहाँ पे हम बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन वो गलतियां काफी छोटे मार्जिन की होंगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज स्क्वायर्ड एरर। समझ आ रही है बात की? यस सर। तो रियल डेटा सेट्स में हम एक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर से नहीं गुजरेंगे, बहुत रेयरली गुजरेंगे, क्योंकि पॉइंट्स इतने प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होंगे। लेकिन जितना हम ज्यादा पॉइंट्स के करीब करीब गुजरेंगे, उतना हमारा एरर कम होगा, और जितना हम ज्यादा दूर से होंगे, उतना एरर जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अब अगर हम यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करें, सो द कॉस्ट इज 1/3। हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट्स 3 है। पहले का जो है डिफरेंस, दैट इज 5 माइनस 10 स्क्वायर। दूसरे का है 7 माइनस 20 था कि क्या था? हाँ, 7 माइनस 20 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 30 स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 25 प्लस
13 स्क्वायर क्या बनता है? जी सर कैलकुलेट करने अगर एक्चुअल वैल्यूज हैं तो बेहतर है, हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो 169 13 स्क्वायर 169 और 29 का भी देख लें, प्लस 19 का, सॉरी 361 361, और इनको सम करके डिवाइड करें 3 से। वन 187.66 187.66, तो ये हमारा इनिशियल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने थीटा की वैल्यू की और उसके ऊपर हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया। अब आप एज्यूम करें कि अगर अगली बार हम इनकी जगह कुछ और, ये जो यहाँ पे हमने, सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यूज प्रिडिक्ट की है 1 और 2, अगर हम इसकी जगह कुछ और वैल्यूज प्रिडिक्ट करें तो कॉस्ट या इससे कम हो जाएगी या इससे ज्यादा हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रिडिक्शन। ठीक है, सही है सर ना? सर जरा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो वैल्यू हमने प्रेडिक्ट की। यहाँ पे हमने थीटा की कुछ इनिशियल वैल्यूज रखी 1 और 2 और उसकी बेस पे हमने ये प्रिडिक्शन की। यस सर, ठीक ठीक है, ठीक। अगर हम कुछ और वैल्यूज प्रिडिक्ट करते थीटा और अगली बार कुछ और वैल्यूज रखे थीटा नॉट और थीटा 1 की, तो हमारे पास कुछ और कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, राइट? एग्जैक्टली सर। तो अगर हमारी नई वैल्यूज जो है वो जितनी एक्चुअल वैल्यूज के करीब होंगी उतना ये कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा दूर होंगी तो ये कॉस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे रैंडमली वैल्यूज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि कभी हम उसकी एक्चुअल वैल्यूज के करीब जाएंगे, कभी दूर जाएंगे। देयर इजंट अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म जिससे हम ये इंश्योर करें कि हम हर बार कन्वर्ज करें। तो उसके लिए हम जो अगला एल्गोरिदम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, व्हिच इज गोइंग टू मेक श्योर के हम हर बार कन्वर्ज करें अपने एक्चुअल सोल्यूशन के ऊपर। तो इनिशियल प्रिडिक्शन हम एक बार करेंगे, उसके बाद हम हमेशा थीटा की वैल्यूज को ऐसे मॉडिफाई करना चाहते हैं कि वो हर बार एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर कन्वर्ज करें। ठीक है, उस एल्गोरिदम को कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है सर, एक मेरा क्वेश्चन है प्रीवियस एरर में से। जी जी सर उसमें आपने बात की थी कि जो कम एरर होगा, एरर का मार्जिन कम होगा तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और एरर का हाँ मार्जिन ज़्यादा होगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हाँ हाँ सिनेरियो इस तरह है सर, मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, एक लाइन पांचों पॉइंट के ऊपर से गुजर रही है, और एक पॉइंट ऐसा है जो उनसे आउटलायर के तौर पर उनसे थोड़ा दूर है और उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रही, तो वो हाँ, कम एरर की वजह से उस पांचों पॉइंट को मिस कर सकती है लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा, ये इसकी एक ड्रॉबैक ये है लीनियर रिग्रेशन का, है कि ये बड़ी आराम से ये इफेक्ट हो जाता है आउटलायर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आउटलायर से आपको क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जी सर। 3, और ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ी कॉस्ट की वैल्यू आपको देगा, और हमने मॉडल को स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है कि कॉस्ट को कम करना है। तो कॉस्ट को कम करने के लिए आपकी लाइन जो है वो इनको छोड़ के यहाँ से गुजर जाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि सबके कॉस्ट कम आए। तो बिल्कुल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन आउटलायर आपकी जो लाइन है वो इन पॉइंट से भी इतना दूर चली गई है। एग्जैक्टली सर, मैं ये पूछ रहा था। हाँ, तो ये इस एक ने अपनी तरफ इसको इतना ज्यादा इस वजह से खींचा है कि इस एक की वजह से बहुत बड़ी कॉस्ट आ रही थी, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए लाइन ने ज्यादा एडजस्ट किया है, और उस वजह से ये इनके भी दूर हो गई। एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये दरमियान में कहीं यहाँ पे सेटल हो जाएगी जहाँ पे इन दोनों के कॉस्ट बैलेंस हो जाएंगे। जी सर, तो इस तो केस इस में वजह से आउटलायर को पहले रिमूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने लास्ट टॉपिक्स में आउटलायर रिमूवल वगैरह वो जो टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आप पहले आउटलायर्स रिमूव करें फिर ये इस तरह की अप्रोच लगाएं, अदरवाइज आपकी ये इसी तरह का मसला आएगा। ठीक है सर, कोई ऐसी एरर की टेक्निक नहीं है मीन स्क्वायर एरर के अलावा, वो हमें ये बताए कि
ये जो आपका जो बाकी शुरू वाले 3 पॉइंट्स हैं इनमें से सही गुजर रही है तो आप इसी लाइन को ही मेंटेन रखो इंस्टेड ऑफ इसको बीच में बैलेंस करने की बजाय। नहीं, ऐसे कॉस्ट फंक्शंस हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना मुश्किल है कि जो आपको हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस करके दे कि इन पॉइंट्स के लिए ठीक है और इस तरह से नहीं, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन जो है वो कलेक्टिवली पूरे फंक्शन को, पूरा जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको एवेल्युएट करता है और सारे डेटा पॉइंट्स के लिए करता है। तो इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं कॉस्ट फंक्शन के, लेकिन ये काम आपके लिए वो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले से आउटलायर डिटेक्शन के टेक्निक। ठीक है सर, ठीक है। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट का जो मेन एडवांटेज, जो मेन ऑब्जेक्टिव है या उसका जो जिसको वजह से हम इसको यूज करते हैं, उसका मेन मकसद ये है कि ये हमेशा आपको हर दफा हर इटरेशन में ये कॉस्ट कम करके देगा। आप जैसे उसको रन करेंगे अगली बार आपके पास कॉस्ट और कम हो जाएगी। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जिस वजह से हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हैं। अब अगर उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कॉस्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट और थीटा वन जो है ये किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अ, ये जो कॉस्ट का फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट। पार्शियल डेरिवेटिव क्लियर है सबको? सर पढ़ा था बस वो रूल्स रूल्स वगैरह भूल गया अभी। अच्छा, अच्छा, मैं अगर यहाँ पे सेपरेटली आपको बता दूं, अगर ये मेरे पास y की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x1, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक सेकेंड, x1 क्या होगा कि सिर्फ हमने x1 को वेरिएबल रखना है, बाकी चीजों को हमने एज कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या हो जाएगा, x1 को हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो x अगर हमारे पास इस तरह से लीनियर हो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 1, और ये पूरी चीज को कांस्टेंट कंसीडर करेगा, ये 0 हो जाएगा। इसी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 क्या होगा, y का, वो होगा, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें x2 नहीं है, तो इज गोइंग टू ट्रीट a एंड x1 बोथ एज कांस्टेंट्स। तो ये 0 हो जाएगा, 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2b, और फिर x2 जो है उसको 1 कर देगा तो ये यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 2b आ जाएगा। ये चीजें याद है? जी सर क्लियर है यहाँ तक टू बी। हाँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट का फंक्शन है दैट इज 1 ओवर m समेशन i इज फ्रॉम 1 टू m h थीटा ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा कॉस्ट का फंक्शन था। इसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट तो ये हमें क्या देगा, 1 ओवर m समेशन, ये सारे डेरिवेटिव से बाहर में आ जाएंगे क्योंकि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। सो 1 ओवर m समेशन i इज फ्रॉम 1 टू m, इस पूरी चीज का स्क्वायर के साथ हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा x थीटा ऑफ माइनस वाई, और फिर हमारे पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग जो हमारा बेस था यहाँ पे, सर राइट x साइड पे, थीटा। सर राइट साइड पे जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव दूसरी दूसरी टर्म का निकाला है बी एक्स स्क्वायर का, तो सर वो टर्म इस तरह नहीं है कि 2x2 इंटू बी, एन एक्स की जो फार्मूला होता है एन एक्स हाँ की एन। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ इस यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल 2x2 इंटू बी आएगा, हाँ इस तरह से आएगा। जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जी ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये 2 जो है ये 2 को कैंसिल कर देंगे। उसकी वजह ये है कि इट्स अ कांस्टेंट जो हम हर दफा कैलकुलेट करेंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को हम वैसे ही निकाल देते हैं यहाँ से। ऑल्दो फार्मूले के मुताबिक इस 2 को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, हम सिंपली उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स का इफेक्ट इसके लिए हर इटरेशन में सेम आएगा। सो 1 ओवर m समेशन i इज फ्रॉम 1 m, और हमारे पास यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है इसका, सॉरी यहाँ पे हमने थीटा नॉट प्लस थीटा 1x माइनस वाई, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट
ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स माइनस वाई, इस चीज को ये 1 कर देगा और इस पूरी चीज को 0 कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 over m summation I is from 1 to m theta naught plus theta 1 x minus y, और यहाँ पे 1 आ जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, so this is the partial derivative of the cost function with respect to theta naught. सर अब ये आप हमने उसको थीटा 1, जी जी सर ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया है? हम ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा सर? हाँ 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 एग्जैक्टली, ग्रेडियंट डिसेंट की जो मेन वर्किंग है वो पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर है। सर ये ऐसी क्या चीज़ करेगा? इसमें क्या कोई जादू है कि ऑटोमेटिकली ये लाइन को? हाँ जी, अभी आपको वो चीज विजुलाइज करवाता हूँ। मैं सिर्फ आपकी दूसरा इक्वेशन लिख के दूं, असल में मैं चाहता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स जो पीछे है वो भी समझ आ जाए, सिर्फ जो ओवरव्यू है वो ना मिले। जी मैं जस्ट ये फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक So है। partial derivative with respect to theta 1 of the cost function is 1 over m summation I is from 1 to m। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये चीज मिलेगी थीटा 1 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स। ठीक हो गया, ये आपको मिलेगा जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये चीज एज इट इज आ जाएगी। अगर ये थीटा 1 होता तो ये 0 हो जाता, ये थीटा 1 जो है ये 1 हो जाता तो एक्स रह जाता और ये वाई भी 0 हो जाता, तो आपके पास ये चीज आ जाती। ठीक हो गया। तो सर ये जो सेकंड टर्म आपने लिखी है पार्शियल डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये समझ हाँ, नहीं। ये देखें थीटा 1 के लिए भी अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके अंदर पूरी इक्वेशन के अंदर थीटा 1 है ना, तो ये 2 पहले नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिसको हमने काट दिया है। फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 इस जो बेस है इसका लेंगे। ठीक है, जी सर। तो थीटा 1 के लिए ये चीज 0 हो जाएगी, थीटा नॉट उसके लिए कांस्टेंट है, वाई भी उसके लिए कांस्टेंट है, और थीटा 1 के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो थीटा 1 का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, जी सर। तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव थीटा 1 के लिए आ जाएगा ये इक्वेशन, और थीटा नॉट के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अब असल में हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? आपको मैंने जो डेरिवेटिव अगर हम किसी चीज का लेते हैं ना, तो वो हमें बताता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के वो चीज जो है उसके अंदर चेंज किस तरह से आ रही है, और चेंज जो है वो बेसिकली, अगर मेरे पास यहाँ पे ये कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, और ये मेरे पास है थीटा नॉट, तो अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की जो, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है थीटा नॉट की, उस पे आपको सबसे कम कॉस्ट मिलेगी। अगर आपके डेटा पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं तो आपकी कॉस्ट 0 को टच करेगी, अदरवाइज काफी कम होगी, लेट से यहाँ तक आ गई। तो अगर हमारे पास थीटा 1 की यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, इस वैल्यू से आप कम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी। आप जैसे जैसे इस वैल्यू के करीब आते जाएंगे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, इस पे आपको सबसे कम कॉस्ट मिलेगी। अगर आपके डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो आपको कॉस्ट यहाँ पे 0 मिल जाएगी, और उस पॉइंट के बाद आप थीटा 1 की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे आपकी कॉस्ट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सेंस बना रही है कुछ? जी सर, यहाँ तक मुझे क्लियर है सर, बाकी से आप पूछ लें अरशद से। और नहीं। अच्छा, बताने का मकसद ये कि अगर थीटा नॉट की एक अप्रोप्रिएट वैल्यू इस इक्वेशन में अगर 5 है, हमें नहीं पता कि 5 है, तो 5 से हम जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे उतनी हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी, जितनी हम 5 को अप्रोच करेंगे हमारी वैल्यू कम होती जाएगी कॉस्ट की, और फिर जब हम 5 को ओवरशूट करेंगे, 5 से ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट की वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, इसी तरह थीटा 1 के लिए भी इसका कंपैरिजन करेंगे। एग्जैक्टली। अब जब हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, तो ये हमें बता रहा है कि हमारी जो कॉस्ट की वैल्यू है, वो अगर हमारे पास यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इट मींस के हमारी जो इस थीटा नॉट की वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर है, और ये जो हमें इसमें जो हम वैल्यू डालेंगे, ये जो हमें वैल्यू देगा वो बताएगा कि कितना ऊपर है हम यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू से बड़ी वैल्यू है और कितनी बड़ी है। ठीक है, और जी अगर सर। हमारे इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने थीटा नॉट की जो पहली वैल्यू एज्यूम की थी यहाँ
पे ये देखिए, ये जो हमने इनिशियल प्रिडिक्शन की है यहाँ पे, ये थीटा नॉट को हमने 1 प्रिडिक्ट किया है, एज्यूम किया है, और थीटा 1 को 2 एज्यूम किया है। तो ये हमें बताया कि हमारी ये जो इनिशियल एजम्पशन है ये कितनी एक्चुअल से दूर है। ठीक है जी सर। अब जब हमें ये पता चल गया, पार्शियल डेरिवेटिव ने हमें ये बता दिया कि हम एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर हैं और उसकी लेफ्ट साइड पे है या उसकी राइट साइड पे है। बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट में अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है तो उसके अलावा कुछ बचना नहीं है ग्रेडियंट डिसेंट में। उसके बाद ये कि थीटा नॉट की नई वैल्यू क्या होगी, दिस इज फॉर सिंबल यूज फॉर असाइनमेंट। थीटा नॉट की नई वैल्यू क्या है, थीटा नॉट की पुरानी वैल्यू माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक हो गया। अब देखें हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, अगर ये हम यहाँ पे हैं इस रेंज के अंदर, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट। ठीक है, ये जी देखिए सर। लाइन उल्टी लाइन है ना, तो उल्टी लाइन का स्लोप नेगेटिव आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, कॉस्ट की लाइन का स्लोप है। ठीक है, और कॉस्ट की लाइन क्या है कि अगर हम हर वैल्यू के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट की एक लाइन आ जाएगी। अगर हम थीटा नॉट की हर वैल्यू के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट की एक लाइन इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। वो एक्चुअल वैल्यू से कितना हम दूर जाएंगे वो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जितना हम एक्चुअल लाइन के करीब पहुंचेंगे वो लाइन कम, वो कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। सपोज सर इन केस जो है ये हमारे पास जो हमने इनिशियल वैल्यूज पिक की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट थी, तो उस केस में हाँ, ये नहीं होगा, दोबारा चेंज नहीं होगी, थीटा नॉट में से जब माइनस करेंगे तो वो जीरो ही ये आएगा फिर। उस केस में भी दोबारा चेंज होंगी, क्योंकि अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा कि रियल सिनारियो में आपके पास एग्जैक्ट जीरो कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फिर भी कहेगा कि अच्छा कॉस्ट तो जीरो नहीं है तो मुझे थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है सर। अगर आपकी इनिशियल एजम्पशन बिल्कुल परफेक्ट थी तो उसमें क्या होगा कि आपको जो चेंज वैल्यूज ग्रेडियंट डिसेंट सजेस्ट कर रहा है कि ये वैल्यूज ट्राई करें, आप उसको ट्राई करेंगे तो आपका कॉस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जी ये सर। एक इंडिकेशन है कि पुरानी वैल्यूज जो है वो ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट में आपका कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, ये हमेशा कम होता रहेगा। ये ज्यादा कब होगा, जब आप एक्चुअल वैल्यू को ओवर शूट करेंगे तो फिर ये आपको बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि ये लाइन उल्टी है तो हमारे पास इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, और कॉस्ट इतना बड़ा आएगा कि जितनी इस लाइन में हम जितना ऊपर होंगे उतनी इसकी कॉस्ट की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जी सर। अच्छा अगर आपके पास, आप इस लाइन में जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, अगर आप यहाँ पे कहीं पे लाई करते हैं, आपके पास ये कॉस्ट फिर से आ गई, तो हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू कम करनी है या ज्यादा करनी है, थीटा नॉट की। सर हम कहाँ पे हैं? ब्लू वाली लाइन के ऊपर हैं। ये ब्लू में, हाँ हम अगर यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं तो हमने कॉस्ट थीटा वो नॉट की वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है। सर बढ़ानी सर होगी। बढ़ानी होगी, जी, बढ़ानी होगी। बढ़ानी होगी एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ये है, हम कहते हैं कि ये आगे जाके यहाँ तक पहुंचे तो उसकी कॉस्ट है वो ड्रॉप होकर यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो जब नेगेटिव स्लोप है तो माइनस की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी, वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि ये सारा पार्ट जो है ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और ये थीटा की पुरानी वैल्यू के मुताबिक नई वैल्यू जो है वो इस मार्जिन से बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। जी सर। अगर आपके पास कहीं इनिशियल प्रिडिक्शन यहाँ पे है तो आपके पास स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो माइनस से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव होगा। ये वाला पार्ट जो है ये इससे माइनस होगा और अगली थीटा की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सर आपने कोई ड्राइंग की है अभी, क्योंकि हमें नजर नहीं आई। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पूरा कंपोनेंट है ये नजर आ रहा है ना, जी सर, जी सर, बिल्कुल। ये कंपोनेंट जो है अगर आप इस साइड पे हैं तो इसकी
कंबाइंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी अगर आप इस पोर्शन में हैं, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जो यहाँ से आ रही है, जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास अगली थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। गॉट इट सर, समझ आ गई। अगर आप लाइन के इस तरफ हैं तो आपकी स्लोप की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव यहाँ से आएगा तो वो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पे है ये थीटा से माइनस होगी, तो आपकी थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। तो इस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट खुद से इंटरनली मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव। वो खुद मैनेज करता है कि वैल्यू को कम करना है या बढ़ाना है, कितना कम करना है कितना बढ़ाना है, वो सारा ये खुद मैनेज कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक उससे कम या ज्यादा होगी। कम करना या ज्यादा करना है वो स्लोप के साइन से वो चीज मैनेज हो रही है। तो इस तरह से कितना कम करना है और कम करना है ज्यादा करना है वो सारा ग्रेडियंट डिसेंट खुद मैनेज करता है। एक चीज जो यहाँ पे हमने छोड़ दी है विच इज दिस अल्फा। अल्फा आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोल है इस कम ज्यादा करने का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए। जनरली ये देखा गया है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये काफी बड़ी होती है, और ये अगर आप इतना चेंज लेके आओगे थीटा के अंदर तो आप एक्चुअल वैल्यू को ओवरशूट कर जाओगे। ओवरशूट का मतलब है कि आप पहले यहाँ पे थे, आपने थीटा के अंदर वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि आपने इसको बाईपास कर दिया, अब आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम जनरली अल्फा के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं, व्हिच इज द हाइपर पैरामीटर, व्हिच मींस के इसकी वैल्यू आप एल्गोरिथम को रन करने से पहले ही कोई सेट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू कांस्टेंट उसी तरह से रहेगी थ्रू आउट द इटरेशन। ट्रेनिंग के प्रोसेस के दौरान उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, यस सर। तो अल्फा इज एन एक्स्ट्रा कंट्रोल जो आपको अलाउ करना है कि आप थीटा के अंदर कितना चेंज लाना चाह रहे हैं। अल्फा की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना आप ज्यादा स्टेप्स में एक्चुअल वैल्यू को कन्वर्ज करेंगे। अल्फा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना आप एक्चुअल सॉल्यूशन को ओवरशूट करने के चांसेस हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो मैं इधर उधर जंप करता रहूंगा। अल्फा की वैल्यू सॉरी बहुत बड़ी होगी तो मैं बार बार ओवरशूट करूंगा। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू बहुत सॉरी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो फिर मैं ऐसे इसको अप्रोच करूंगा, मैं यहाँ से आ जाऊंगा फिर यहाँ पे आ जाऊंगा फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। मैं एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे इटरेशंस काफी ज्यादा लग जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि अल्फा की वैल्यू आपने क्या रखनी है। तो अगर आपके पास कॉस्ट बड़ी है, आपने एक दफा एक दो रन उसको दे दिया एल्गोरिथम को, कॉस्ट की वैल्यू बड़ी है और हर इटरेशन में बड़ी छोटी वो फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा कन्वर्ट करने में, और आपकी अल्फा की वैल्यू काफी छोटी है तो आप उसको थोड़ी बड़ी वैल्यू ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट बड़ी तेजी से कम हो रही है लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अलाउड थ्रेशोल्ड है उसके अंदर एंटर होने से पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि आपने अल्फा की वैल्यू बड़ी रखी है और आपको इसकी वैल्यू छोटी करनी चाहिए। बेसिकली जैसे हमने बात की, कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगी लेकिन आप एक एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड रख लोगे कि इसके अंदर मुझे कॉस्ट एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपकी अल्फा की वैल्यू उससे बड़ी है तो ये आप उसको ओवरशूट करेंगे और आप कभी भी इसके अंदर नहीं आएंगे, तो आपको अल्फा की वैल्यू पर छोटी करनी पड़ेगी। जनरली अल्फा की वैल्यू हम मल्टीपल्स ऑफ 10 में रखते हैं, जैसे आप 0.001 रख सकते हैं, 0.1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0.01, इस तरह से इसमें आप कोई वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। जिस तरह से हम थीटा नॉट को अपडेट कर रहे हैं उस तरह से हम थीटा 1 को भी अपडेट करेंगे कि उसकी वैल्यू नई वैल्यू क्या होगी, थीटा 1 माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। ठीक है, तो इससे हमारे पास थीटा की नई वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन नई वैल्यूज को प्लग इन करेंगे दोबारा इक्वेशन में। अब हम ये जो सारा काम हमने यहाँ पे किया था, ये सारा हम दोबारा पहले प्रिडिक्शंस करेंगे और फिर प्रिडिक्शंस के मुताबिक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी और थीटा नॉट और थीटा 1 की अब हमारे पास नई वैल्यूज होंगी। उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे नए प्रिडिक्शंस आ जाएंगे, उसके मुताबिक हमारी कॉस्ट फंक्शन भी चेंज हो जाएगी।
और हमारे पास यहाँ पे प्रीवियसली जो 187.66 कॉस्ट आई थी, इसको कम होना चाहिए क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट है वो हमेशा उसको इस कॉस्ट को कम करेगी। तो आपके पास नई कॉस्ट आ जाएगी जो शायद यहाँ पे इसकी जगह जो है वो 107 हो, और फिर आप इसको अगली इटरेशन में नई और आपके पास ये थीटा की वैल्यूज अपडेट होंगी एंड इटरेटिवली द कॉस्ट इज गोइंग टू गो डाउन एंड डाउन। ठीक हो गया? जी सर, ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और सॉरी ग्रेडियंट डिसेंट वाला है, ये हाँ। सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा या 2D डाटा के ऊपर अप्लाई होता है या किसी भी किस्म के डाटा है वो उनके लिए ट्राई कर सकते हैं? अच्छा, पहली चीज ये कि ये हमेशा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स और इसके सारे जो वेरिएंट्स हैं ये सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स सारी बैकग्राउंड में देखी है, ये किसी और फीचर के ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से सारे फीचर्स नंबर में होंगे। बाइनरीज हमारे पास फीचर्स 2 या 3 जरूरी नहीं है, हम कोई भी नंबर ऑफ फीचर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो डेटा जरूरी नहीं है कि 2 डायमेंशनल हो, कितने भी फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन वो लाजमी न्यूमेरिक होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक हो? अच्छा, इसको हम विजुअलाइज ऐसे करते हैं लीनियर रिग्रेशन को। ये मेरे पास रिग्रेशन का मॉडल है, इसको यहाँ पे हमने पास किया x, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको 22 पास किया। ये लर्निंग में हम इसको 22 कहते हैं, जिसको मैं वहां ऊपर y इंटरसेप्ट कर रहा था। इसकी x की वैल्यू एक वेट है, इस एज का एक वेट होगा, उससे मल्टीप्लाई होके इसके यहाँ पे आ रही थी, तो इसको हम कहते हैं, ये उसको हमने नाम रखा था थीटा 1, और b जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको नाम हमने रखा था 0। b जो है ये एक एडिड फीचर है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो पुराना डेटा सेट था, कि ये हमने उसके अंदर अपनी तरफ से, ये हमारे पास x और y था, हमने उसमें अपनी तरफ से यहाँ पे एक और फीचर डाल दिया जिसको हम b का नाम कहते हैं, और उसकी वैल्यू सारी 1। ये इक्विवेलेंट है इस बात को कहने के कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी और इसका कॉस्ट हम अपडेट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा गिवन है कि y की सारी वैल्यूज इस x इन वैल्यूज पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे हम फिजिक्स में वो कांस्टेंट्स डिफाइन करते थे, तो जरूरी नहीं है कि ये सारी y का फंक्शन एग्जैक्टली x के ऊपर ही मैप करता हो। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो शायद इस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल ना हो, तो उसको हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया है सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे थीटा नॉट से। ठीक हो गया? जी सर। यानी मेरे पास अगर कोई लाइन की इक्वेशन ऐसी है कि y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो हमारे पास जो y, ये जो इसकी वैल्यू तो 3 नहीं हो सकती, लेकिन ये थीटा नॉट की वैल्यू जो है ये 3 हो जाएगी, तो ये आगे जाके इस इक्वेशन को क्लोजली रिप्रेजेंट करेगा। थीटा 1 की वैल्यू जो है वो 1 पे कन्वर्ट कर जाएगी और इसकी वैल्यू 3 पे कन्वर्ट कर जाएगी। ये चूंकि हम ये काम इटरेटिवली कर रहे हैं, तो ये इस तरह से एग्जैक्ट 1 और 3 नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें, अगर ये हमारा एग्जैक्ट डिजायर्ड फंक्शन है, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होगी, लेकिन मशीन लर्निंग में आपको पता है हम ग्रेजुअली इसको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये कुछ इस तरह से होगी। सॉरी, कुछ इस तरह से वैल्यू होगी, या शायद कुछ इस तरह से हो। ठीक है, इट विल बी वेरी क्लोज टू 1, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1 आए, ये वैल्यू जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 3 आए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा काम जो है वो ठीक तरीके से चलता रहेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, और वो हमारा क्या होगा, वो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, जिसको हम y हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। y इज द एक्चुअल आउटपुट, y हैट इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, किसको यहाँ तक नहीं समझ आई? बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सर क्लियर है। हमने सारी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की देख ली है, और ये जो है, अगर हम इसको एग्जैक्टली इन सारे इक्वेशंस को कोड करें, तो हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है वो काम करने लग पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू हैव फॉर लीनियर रिग्रेशन। अब हमने इनिशियली एज्यूम किया था कि हमारा डेटा सेट जो है वो यूनिवेरिएट है, हमारे पास एक फीचर है। तो अगर हमारे पास फीचर ज्यादा हो, क्योंकि जनरली रियल वर्ल्ड में हमारे पास डेटा सेट के अंदर फीचर ज्यादा होते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक y होगा, and instead of one x we are going to have multiple features।
और इन सब के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी और उन सब के अगेंस्ट यहाँ पे y की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, हमने करना क्या है, कोई भी खास चीज हमने नहीं करनी। हमारा हाइपोथेसिस का जो फंक्शन होगा वो अब क्या होगा, थीटा नॉट प्लस थीटा 1x1 प्लस थीटा 2x2 प्लस थीटा 3x3 प्लस थीटा 4x4। ठीक है, सिर्फ हमारे पास पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे बिकॉज नाउ वी हैव मोर नंबर ऑफ फीचर्स। सारा काम हमारा y का फंक्शन भी वैसा ही होगा, यानी फंक्शन के अंदर नए पैरामीटर्स और नए वो फीचर्स आ गए, लेकिन मेन स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कॉस्ट का फंक्शन भी एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगा। ठीक है, कॉस्ट भी हम वैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी वैसे लेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट 1 2 3 4 सारा लेंगे और सब के लिए फिर सब की वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली अपडेट होंगी। ड्रॉ कर ले कि नहीं? सर इस केस में जो y की वैल्यू है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, x1 x2 x3 x4। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें तो ये इस तरह से होगा कि ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अब हमारे पास वेरिएबल ज्यादा है। पहले एक था तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 x4, ये हमारा वो b इक्वल टू 1 y इंटरसेप्ट का हो गया। इसका थीटा हमने रखा है, इसको हमने नाम दिया है थीटा नॉट का। ये है थीटा 1, ये है थीटा 2, ये है थीटा 3 और ये थीटा 4, और ये सारा प्लस करेंगे और इससे जो आएगा वो हमारा प्रिडिक्टेड y होगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी वो कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम वो सारा काम उसके लिए कर सकते हैं। लेट्स से दीज वैल्यूज आर 1 1 2 2 एंड यहाँ पे आउटपुट जो है हमारे पास दैट इज 3। अगला जो इंस्टेंस है दैट हैज गॉट वैल्यूज ऑफ 2 1 1 2 एंड द वैल्यू ओवर हियर इज 4। ठीक है, और फिर जस्ट ये लेट्स से हमारे डेटा सेट के अंदर ये दो ही पॉइंट्स है। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था हम कुछ प्रिडिक्शंस कर लेंगे। सो लेट्स से थीटा नॉट की वैल्यू हमने प्रिडिक्ट की 1, थीटा 1 को हमने प्रिडिक्ट किया। हम जो भी इनिशियल प्रिडिक्शन करें, मैंने आपको कहा उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ग्रेडियंट डिसेंट उसको एक्चुअल वैल्यूज की तरफ कन्वर्ज करवा देगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ता हम इसकी वैल्यूज क्या रखें। थीटा 2 इज इक्वल टू, सिर्फ कंप्यूटेशन कॉस्ट पे फर्क पड़ सकता है, इज इक्वल टू 2, थीटा 3 इज इक्वल टू 1 एंड थीटा 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने कुछ इनिशियल प्रिडिक्शन उसकी इनिशियलाइजेशन की थीटा की, इसके ऊपर अब हम अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्स 1 पहले के लिए क्या आएगी, 1 प्लस उसका हमने रखा था एच का कॉस्ट 0.5, तो 1 इंटू 0.5 इज गोइंग टू गिव अस 0.5 प्लस 2 इंटू 2 इज गोइंग टू गिव अस 4 प्लस 1 इंटू, अच्छा सॉरी, ये 1 और ये आएगा 1 इंटू 2 है, थीटा 1 और ये थीटा 2 है, तो 2 इंटू 1 is going to give us a 2, 1 into 2 is going to give us a 2 again, and 2 into 2 is going to give us a 4. So that is going to predict 8, 4 plus 4 8 9 9.5। हमारा जो एक्चुअल आउटपुट था दैट वाज 3, हमने प्रिडिक्ट किया 9.5। हम अगले के लिए भी ये काम करेंगे। और the second instance, 1 plus 0.5 into 2 is going to give us a 1 plus 2 into 1 is going to give us a 2 plus 1 into 1 is going to give 1 and 2 into 2 is going to give us 4. So 4 5 6 7 8 9, तो इसने 9 प्रिडिक्ट किया, ये हमने टारगेट को इतने से मिस किया है। तो हमारे पास ये देखिए इक्वेशन आ गई, हमने इनिशियलाइजेशन की, हमने प्रिडिक्शंस की, ये हमारा जो है ये वाई हेड है, ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, हमने प्रिडिक्शन की। अब प्रिडिक्शंस हमारे पास आ गई है तो हम इससे कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे इससे पहले हमने किया था। तो कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, द कॉस्ट इज गोइंग टू बी 1 by m, क्योंकि हम कॉस्ट को एवरेज करना चाहते हैं अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस। एच थीटा ऑफ एक्स या वाई हेड जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 9.5 स्क्वायर प्लस
4 माइनस, और इसको हम सम करेंगे और कर देंगे। 9 माइनस 3 इज 6.5, तो 6.5 का लेट से हमारे पास स्क्वायर आ जाता है कुछ 39, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेट से 39, और 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, तो ये हमारे पास आ गया 44, 54, 64 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू गिव अस 32। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको, ये जो पूरा हमारा हाइपोथेसिस है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट। काम वही है, बस जरा ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा थीटास के लिए करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 1/m समेशन i इज फ्रॉम 1 to m थीटा नॉट प्लस थीटा 2 x, ये x1 x2 प्लस थीटा 3 x3 प्लस थीटा 4 x4, ये हमारे पास आ जाएगी इसका। ये आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, मुझे जनरली ट्रेंड का आइडिया है, सो मैंने डायरेक्टली आपको उसका डेरिवेटिव दे दिया है, आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो हम क्या कर रहे थे, वो 2 यहाँ पे नीचे ला रहे थे, जिसको मैंने स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया, बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट इटरेशंस। ये हमारे पास बेस एज इट इज आएगा। अगली बार हम बेस का जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारी चीज जो है, ये पूरी, ये जाके 0 हो जाएगी, और इससे हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। अगर हम partial derivative लेते हैं with respect to the one of the cost function, so that is going to be 1 over m summation I is from 1 to m। और यहाँ पे मैं इस पूरी चीज को for the sake of simplicity सिर्फ ये लिख देता हूँ, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस y भी आएगा, माइनस y, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1। हम थीटा 2 के लिए, क्योंकि अगर हम with respect to theta 1 partial derivative ले रहे हैं तो ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे, because they are going to be considered as constants। ये सिर्फ वेरिएबल कंसीडर होगा, इसकी डेरिवेटिव इसका 1 आ जाएगा, तो x1 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम with respect to x2 का थीटा 2 करेंगे तो x2 आ जाएगा, और ये सारे हमारे पास इस तरह से ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। और अब हमने थीटा को कैसे अपडेट करना है, थीटा नॉट इज इक्वल टू उसी तरह से वही जो हमारे पास पुरानी इक्वेशंस थी, थीटा नॉट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई कर दिया है। थीटा 1 थीटा 2 ये सारी वैल्यूज जो है वो इसी तरह से नहीं कैलकुलेट होंगे, नई वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसको आप ऊपर इक्वेशन में दोबारा फिट इन करके नई प्रेडिक्शन करें, नया कॉस्ट कैलकुलेट करें, जैसे नई थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स हाउ वी डील विद लीनियर रिग्रेशन हैविंग मल्टीपल वेरिएबल्स और फीचर्स, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। जी सर, जी सर, ठीक है। सर जी कितने वेरिएबल अब इसमें हम थीटा अगले, ले सकते हैं? आपके पास डेटा सेट के अंदर जितने फीचर्स हो उतने हम थीटास डिफाइन कर लेंगे। ये हमारी मजबूरी है कि हम हर फीचर को अपना थीटा देंगे, ताकि वो थीटा उस फीचर के वेट को कंट्रोल करे। जितना वो फीचर हेल्पफुल होगा उतना उसका वेट ज्यादा होगा, जितना वो फीचर हेल्पफुल नहीं होगा उतना उसका वेट कम होगा। तो बेसिकली हर फीचर के साथ अपना वेट होगा, जो उसको कंट्रोल करेगा कि ये टोटल फंक्शन में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ठीक है सर। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है, ठीक है, और मेरे पास दो फीचर्स हैं x1 और x2, और ये उनका y आ गया मेरे पास। तो अगर मेरे पास इस तरह से है कि x1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू है 3, और इसकी वैल्यू है, लेट्स से इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू अगली है 100, 1, 2, 50, 4, 5, ये है 80, 2, 3, ठीक हो गया। अब आप देखें कि हमारी जो y है दैट इज डिपेंडेंट ऑन x2, लेकिन इट्स कंप्लीटली इररेलेवेंट ऑफ x1। x1 का फीचर जो है ये इररेलेवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं इसका हाइपोथेसिस बनाऊं तो वो इस तरह से होगा, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2। अब हमारा, हम जब इसको इटरेशन आफ्टर इटरेशन बार बार रन करेंगे तो ये थीटा नॉट की वैल्यू आखिर में जाके 1 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है।
ये थीटा 1 की वैल्यू भी जाके 1 पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि x का वेट हम एज इट इज ले रहे हैं, और यहाँ पे +1 जो है वो y की तरफ से आ रहा है, और इसकी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, ये 0 को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि x2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इसका वेट थीटा जो है वो कम होता जाएगा और वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। ठीक है सर। तो वो फीचर जो इररेलेवेंट है उसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऑल्दो वो फीचर रहेगा लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अब हमने एक सिनारियो डिस्कस नहीं किया कि जरूरी नहीं है कि हमारी सारी लाइंस जो है, सारे डेटा पॉइंट है वो लीनियरली लाए करें, यानी ये मेरे पास एक डेटा सेट है और ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब मैं जो भी लाइन जैसे भी ड्रॉ करूं, मैं ऐसे ड्रॉ करूं, मैं ऐसे ड्रॉ करूं, मेरी कॉस्ट फिर भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि लीनियरली ये प्रॉब्लम हम मैप कर ही नहीं सकते। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। अगर मैं लाइन को रोटेट करता जाऊं, और बेसिकली देखिए ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपकी लाइन को डिफरेंट ओरिजिन्स के ऊपर घुमाता है, इस तरह से वाई इंटरसेप्ट भी चेंज करता है, तो हमारे ओरिजिन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, और उसको 360 डिग्री पे घुमाता है, जो ओरिएंटेशन आपको बेस्ट सोल्यूशन देती है वहां पे उसको रोक देता है। ठीक है, यस सर। अब अगर मेरे पास डेटा ही इस तरह का है जैसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, तो वो लाइन को जितना भी घुमा दे, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कॉस्ट को एक खास वैल्यू के ऊपर से ज्यादा कम करे, तो आपकी कॉस्ट कम तो होगी लेकिन फिर भी काफी ज्यादा वैल्यू होगी और उससे मजीद और कम नहीं होगी। तो इट मीन्स के हमारा जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इतने सिंपल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, और हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन ट्राई करना पड़ेगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो ये अगर मेरे पास इस तरह का, ये मेरे पास इस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, और इसको अगर मैं विजुअल डेटा यहाँ पे दे दूं टेबुलर फॉर्म में, तो लेट्स से मेरे पास एक ही फीचर है x और ये उसके अगेंस्ट y है। 2 के लिए मेरे पास वैल्यू है 5, 3 के लिए मेरे पास वैल्यू है 10, 4 के लिए मेरे पास वैल्यू है 16 और 17 में भी, तो ये वैल्यू जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और ये लाइन से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करेंगे, हम हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करेंगे और हम हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स उसके लिए ट्राई करेंगे। अब अगर आपको जनरली आप देख लें तो हमारे पास लाइन के अंदर एक भी बैंड नहीं होता। ठीक है, अभी तक जो हम लाइंस की इक्वेशन ड्रॉ कर रहे थे, लाइन की ओरिएंटेशन जो भी हो, लाइन के अंदर एक भी बैंड नहीं होता। ठीक है ना? यस सर। यस सर। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक लाइन हो तो उसके अंदर एक बैंड आएगा, वो कुछ इस तरह से होगी, उसको अगर हम घुमाए तो वो ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। हम घुमा सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो बैंड है वो एक आएगा, स्क्वायर इक्वेशन जो होगी जिसके अंदर एक स्क्वायर वैल्यू होगी। ठीक है, इस जी तरह सर। से पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 3 की जो इक्वेशन है जिसका सबसे बड़ा पॉलिनोमियल जो है वो 3 ऑर्डर का हो, तो उसके अंदर दो बैंड्स आएंगे। तो बेसिकली ये बैंड्स क्या है, ये हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं अपने मॉडल की, ताकि वो इन कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट्स जो लीनियरली प्लेस नहीं है इनको ज्यादा क्लोजली मैच कर सके। तो अब हमने देख लिया कि हमारी ये जो डेटा सेट है, ये स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो अब हम उसको ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स, हमारे पास एक ही फीचर है एक्स, प्लस थीटा 2 एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया? जी सर। अब हमारे पास थीटा 1 की एक वैल्यू होगी, थीटा नॉट की अलग होगी, थीटा 2 की अलग होगी। थीटा 1 की वैल्यू जो है वो tan x के कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेगी, और थीटा 2 की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर को कंट्रोल करेगी। अगर ये लाइन बिल्कुल एक अच्छे स्क्वायर की इक्वेशन की तरह का है, सॉरी बिल्कुल इस तरह का, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 पे कन्वर्ट कर जाएगी और ये थीटा 2 की वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगी, और हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो इसकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, और हमारा ये वाली चीज कंट्रीब्यूट करेगी। सो हमने अपनी तरफ से एक नया फीचर डाल दिया जो डेटा सेट के अंदर नहीं था,
हमने x के फीचर को हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल में ट्राई किया और इससे हमारी कॉस्ट अब कम हो सकती है। ठीक है, सर यस रिपीट सर। कर सकते हैं सर, एक बार रिपीट कर दें। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, आपने मॉडल के अंदर फीचर्स बढ़ा दिए, पैरामीटर्स बढ़ा दिए ताकि वो अच्छे तरीके से इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को टैकल करे। जितना प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा उतना हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन चाहिए होगा, और उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ट्रेन करने के लिए उतना हमें ज्यादा डेटा चाहिए होगा, क्योंकि अब आपके पास पैरामीटर्स ज्यादा है, ज्यादा डेटा हमें चाहिए होगा इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अगर इससे भी सर जी, हम ज्यादा कितने ऑर्डर पॉलिनोमियल तक हम कितने जी ऑर्डर पॉलिनोमियल तक जा सकते हैं? x2 आप x3? कहीं, आपकी मर्जी है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर इससे कम हुआ है कॉस्ट, लेकिन आप और भी कम करना चाहते हैं, तो आप 3x³ के ऊपर चले जाए। ठीक हो गया। ठीक है सर। कोई लिमिट है सर जी उसमें? और अगर मैंने, जी कोई लिमिट है कि इतने पॉलिनोमियल सॉरी ऑर्डर दोबारा तक हम बोलना। जा सकते? कोई लिमिट है कि अच्छा इतने जी ऑर्डर एग्जैक्टली, पॉलिनोमियल तक जा सकते? नहीं कोई खास लिमिट नहीं है, लेकिन असल में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ पे रुकना है। असल में होता यह है कि आप जैसे जैसे पॉलिनोमियल बढ़ाते जाएंगे, तो शुरू में आपके पास कॉस्ट में कमी काफी तेजी से आएगी। उसके बाद फिर अगर आप नया ये, अगर आपने ये भी डाल दिया, तो शायद कॉस्ट जो है वो पहले 1000 से आ गई 500 पे, फिर आपने x4 डाल दिया तो 500 से चली गई 120 पे, फिर आपने पांचवा डाल दिया तो अब वो चली जाएगी 100 पे, फिर आपने छठा डाल दिया वो चली जाएगी 98 पे। तो जब यहाँ से आपकी कॉस्ट काफी कम फर्क आ रहा है, तो अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे अब और डीटास डालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये वैल्यू ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है और इफेक्ट कम आ रहा है। ठीक है, जी सर। सर मेरे क्वेश्चन है, हमारे पास फीचर्स अगर कम हो और हम पॉलिनोमियल बढ़ाते जाएं तो उस केस में क्या होगा सर? फिर वर्ड मतलब काम करेगा? फीचर्स कम हो और पॉलिनोमियल की डिग्री हम ज़्यादा करते जाएं, बढ़ाते जाएं, इक्वेशन जो है एच हाइपोथेसिस वाली देखिए, सर। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप जितना हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल तक जाएंगे उतनी आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर मेरे पास x5 है, तो मेरे पास लाइन के अंदर 5 बैंड्स आएंगी। तो अब आप देखें कि अगर एक लाइन के अंदर 2 बैंड्स हैं और वो आपको एक्यूरेसी दे रहा है 100 की, और एक दूसरे लाइन के अंदर इतनी ज्यादा बैंड्स हैं और वो आपको एक्यूरेसी दे रहा है 97 की, तो ये क्या चीज है? दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का क्या मतलब है? कि आप थोड़ी सी एक्यूरेसी के लिए ज्यादा आप जो है बैंड ज्यादा दे रहे हैं। तो ये जो दो सिचुएशन है हमारे पास, ये जो लाइन थी, ये देखें यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ इस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो अगर इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर फिटिंग। जी सर। ठीक है, दिस इज जी व्हाट वी सर। कॉल अंडर फिटिंग। के हमारा, हम सिंपलर मॉडल यूज करें, हमें इससे मुश्किल मॉडल या कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करना चाहिए, ज्यादा पैरामीटर्स वाला मॉडल। और अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ओवर फिटिंग, कि हमारा मॉडल एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इनके बीच में कौन सी वैल्यू होगी, जो नईम ने बात की, हमें नहीं पता कि कितने पॉलिनोमियल्स जो हैं हमारे लिए अप्रोप्रिएट होंगे, जिससे कम अंडर फिटिंग होगा और उस चीज से बड़ी वैल्यू आउट ओवर फिटिंग होगी। ये वेरी करता है फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। शायद कुछ x2 तक चला जाए, शायद कुछ x5 तक चला जाए। जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उतनी ये ज्यादा आपको पैरामीटर्स चाहिए होंगे, और आप उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो उस प्रॉब्लम के लिए ओवर फिटिंग की तरफ चला जाएगा, उससे कम यूज करेंगे तो अंडर फिटिंग होगी। क्लियर है सर। ठीक हो गया। सर क्लियर है। अच्छा नईम, ये आपको क्लियर हो गया? या अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट रेज किया, हमने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की भी बात कर दी उस लिहाज से। हाँ, क्लियर हो गया सर जी, थैंक यू सर जी। जी वेलकम। अच्छा, एक और चीज जो है इससे रिलेटेड वो ये है कि हमारे लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम बार बार थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को चेक करते रहेंगे, कि पहले 2 तक देख लो नहीं काम किया, फिर 3 तक देख लो, फिर 4 कर देख लो। अगर ये हम मैन्युअली करेंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा हमें हमारी एफर्ट काफी ज्यादा हो जाएगी उस पर। और आप एक और चीज भी कंसिडर करें कि यहाँ पे तो हमने x सिर्फ एक रखा है। अगर आपके पास यहाँ पे x2 हो, ये दो फीचर्स हो, अब आप एक्स स्क्वेयर जो है वो x1 के लिए भी जाएंगे और x2 के लिए भी जाएंगे।
मतलब आपकी इक्वेशन अब ऐसे हो जाएगी, h theta of x is going to be theta naught plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 plus theta 3 x1 square plus theta 4 x2 square। इस तरह से फिर होगी, तो जितने फीचर्स ज्यादा होंगे उतने ये ज्यादा आपको ये चीज करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात की? यस सर। जी सर। तो ये हम खुद से मैनेज करना, दो हम कर सकते हैं कि हम एक एक पोलिनोमियल बढ़ाते जाएं और चेक करें, लेकिन इट्स अ लॉट मोर एफर्ट कि हम ये काम करें। तो इसके लिए एक अप्रोच होती है जिसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन जो है वो इस चीज को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कि हमारे पास कितने पोलिनोमियल तक हमें जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं रेगुलराइजेशन में कि हम काफी ज्यादा पोलिनोमियल का ऑर्डर जो है वो खुद से प्रोवाइड कर देते हैं, लेट से x10 तक, और फिर मॉडल खुद से मैनेज कर देता है कि हमें किस ऑर्डर के पोलिनोमियल तक जाके रुकना चाहिए। वो रेगुलराइजेशन का पैरामीटर खुद उसको मैनेज कर लेता है, तो हमें एक एक अलग अलग ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलराइजेशन की भी बात कर लेंगे और हम इसको लिंक करेंगे, हमारी जो आज की डिस्कशन है लीनियर रिग्रेशन की, इसको हम लिंक करेंगे न्यूरल नेटवर्क के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके यस सर। सर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन विच इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लीनियर टू न्यूरल नेटवर्क्स। तो हम आगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी कवर कर लेते हैं और फिर उसको हम रिलेट करेंगे वहां पे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है कि हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है, ये हम बेसिकली एक फंक्शन को पास करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन को। उसकी जरूरत क्या है, हम अगर क्लासिफिकेशन हमने करनी हो और इस न्यूरल नेटवर्क टाइप के कनेक्शनिस्ट अप्रोच के साथ करनी हो, तो हम रिग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस हमने देखा है इसके ऊपर हम सिर्फ एक फंक्शन लगाएंगे और ये हमारा रिग्रेशन का फंक्शन जो है ये क्लासिफिकेशन का काम शुरू कर देगा। क्लासिफिकेशन में जैसे हमने बात की कि हमारे पास फिक्स्ड कैटेगरीज होती हैं एज लेबल्स। तो अगर x यहाँ पे है 1 4 6 7 और लेबल्स हैं ए सॉरी, इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड इट्स वेरिएंट्स हम इस तरह के लेबल्स यूज नहीं कर सकते। सो हमारे पास अगर ए बी हैं भी तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा ए जो है वो 0 हो गया, बी जो है वो 1 हो गया। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नंबर्स 0 0 1 1। ठीक हो गया? तो अब हमने जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल या 0 प्रिडिक्ट करे या 1 प्रिडिक्ट करे। तो हम यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन जो है उसको अगर विजुअलाइज करें, और ये हम एक वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर आप एक वेरिएबल के लिए कर लें तो बाद में वेरिएबल बढ़ाना जो है इट्स नॉट अ बिग इशू। और ये हमारा वो y इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 थी। इसके साथ वेव चाहिए दैट इज थीटा नॉट, इसके साथ थीटा 1 आ गया। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे। अब हम सम के बाद क्या करेंगे, सिग्मॉइड का फंक्शन लगाएंगे और वो सिग्मॉइड का फंक्शन क्या करेगा, हमें वाई हेड की आउटपुट देगा। सिग्मॉइड का फंक्शन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिग्मॉइड के फंक्शन जो है वो बेसिकली ये है, g of z is equal to 1 over 1 plus e power minus z। दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन। इसको z के तौर पे आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करें फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हमेशा आपको आउटपुट देगा 0 और 1 की रेंज में। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू बहुत छोटी है, ये अगर मेरे पास z एक्सेस है, तो z की वैल्यू अगर बहुत छोटी है 0 नेगेटिव इंफिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू जो है g ऑफ x की, ये अलोंग y एक्सिस मेरे पास है g ऑफ z, इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करेगी, एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। 0 के ऊपर इसकी वैल्यू होगी 0.5 y की विच इज g ऑफ z। और z की वैल्यू जब पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये फंक्शन जो है ये ऑलमोस्ट 1 को टच करेगा। अब इससे हमें क्या हुआ कि हमारी पूरी जो जो भी हमारे पास z की वैल्यू होगी, आउटपुट हमारे पास आएगा इसी 0 और 1 की रेंज में। तो हमारे लिए थ्रेशोल्ड लगाना आसान हो गया, इस वजह से हम ये सारा काम कर रहे थे। अगर मेरे पास वैल्यूज ऐसी हैं 100 120 140
187, 200। तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि मैं थ्रेशोल्ड यहाँ पे किस लेवल के ऊपर लगाऊं कि मैं उससे इस तरफ को 0 कह दूं और इस तरफ को 1 कह दूं। तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, हमें चूंकि रेंज जो है वो डिफरेंट है, तो हमें बेसिकली थ्रेशोल्ड के मसले को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सारी वैल्यूज को 0 और 1 की रेंज में ले आए, और अब हम 0 पे थ्रेशोल्ड लगा देंगे कि ये जो हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करके देगा, अगर वो वैल्यू less than or equal greater than or equal to 0.5 है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये 1 है। और अगर वैल्यू वो 0 से 0.5 से कम होगी तो हम कहेंगे कि ये 0 है। ठीक हो गया? सर सिग्मॉइड फंक्शन सिर्फ थ्रेशोल्ड के मसले को सॉल्व करने के लिए यूज करते सिर्फ हैं। थ्रेशोल्ड के मसले को सॉल्व करने के लिए कि हमने पूरी चीज को 0 और 1 की रेंज में ले आए और हमने 0.5 के ऊपर थ्रेशोल्ड रखा। तो उस 0.5 के ऊपर थ्रेशोल्ड के अब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन देखें, अगर आप घरों के प्राइसेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आपके पास लाखों में वैल्यू आएगी। अगर आप पेन और बॉल पॉइंट की प्राइस प्रिडिक्ट करें तो आपके पास 5 और 10 और 16 की वैल्यूज आएंगी। जो भी रेंज हो, अब हमें उसकी फिक्र नहीं है, हम बस 0.5 का थ्रेशोल्ड रख के जाएंगे और उससे पहले सिग्मॉइड लगाएंगे। अगर आप सिग्मॉइड ना लगाएं तो आपके पास हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स आएंगे, कोई खास वैल्यूज की डिफरेंट होगी। ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक है। तो सर जी सिग्मॉइड फंक्शन सिर्फ सिग्माइड के जी अलावा नहीं, और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और सिग्मॉइड के अलावा बाकी फंक्शंस इससे बेहतर काम करते हैं। सिग्मॉइड इज द अर्लीस्ट अप्रोच दैट वाज यूज्ड एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो बाद में हम उन फंक्शंस को ही यूज करेंगे, इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। जब हम न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जाएंगे तो न्यूरल नेटवर्क्स और डीप न्यूरल नेटवर्क्स में सिग्मॉइड की एक्यूरेसी जो है वो काफी कम है। रेलू, लीकी रेलू और बहुत सारे और जो वेरिएंट्स हैं वो इससे काफी बेहतर काम करते हैं। सो आगे हम उन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड बनाने के लिए बस हमने यहाँ से इससे स्टार्ट किया। ठीक ओके है? सर, थैंक हाँ, तो उसके ऊपर बाद में आएंगे। अच्छा, तो ये मसला आपका क्लियर हो गया कि यहाँ से हमारे पास जो भी इक्वेशन, हमने जो भी वैल्यू मॉडल ने प्रिडिक्ट की, हमने उसको 0 और 1 की रेंज में लेके आए और फिर देखे कि वो 0.5 से बड़ी है कि नहीं। बड़ी है तो 1 लेबल दे दिया, छोटी है तो 0 लेबल दे दिया। ठीक हो गया? यस सर। तो इस तरह से हम अपने हाइपोथेसिस फंक्शन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एच थीटा ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स है। पहले हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन सिर्फ ये होता था। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे इसको पास करेंगे, यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमारे पास ये z है, यहाँ पे वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उससे हमारे पास 0 और 1 की रेंज में एक वैल्यू आ जाएगी। वो हम इन थ्रेशोल्ड्स के अगेंस्ट चेक करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, लेबल है, वो 0 है या 1 है। ठीक है? तो इस तरह से हम इन चारों डेटा सेट्स के लिए कुछ जीरोज और 1 प्रिडिक्ट कर लेंगे। सही है? यस सर। अब हमें ये नहीं पता हमारा मॉडल कितना बेहतर काम कर रहा है। वो शायद 2 ठीक कर दे, शायद 1 ठीक करे, शायद 3 ठीक करे। तो हमारे पास उसके मुताबिक कुछ, हमने अभी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि अगर प्रिडिक्शंस होगी तो अब कॉस्ट क्या आएगा। तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बेसिकली करते क्या है कि summation, again we have to average the cost across all the instances. So for I is from 1 to m, और इसको हम m से डिवाइड भी करेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या है, h थीटा ऑफ x, कि हम फॉर i कि हम कितनी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, और y जो हमारे एक्चुअल लेबर्स हैं वो क्या है। एक चीज आपने नोट की होगी कि हम प्लस माइनस नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसके बीच में कॉमा यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्रीट लेबल्स की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम प्लस माइनस से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। इसको हम आगे जाके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 ओवर m summation I is from 1 to m h theta of x, बल्कि इसको y log h theta of x minus 1 minus y log 1 minus h theta of x।
ये हमारा कॉस्ट का फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको सर देखते हैं जरा जी। सर ये कॉस्ट का फंक्शन किसके लिए हम बना रहे हैं सर? ये सिग्मॉइड ये फंक्शन के लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अब हमने देखना है कि हमने कितनी गलत प्रिडिक्शन की, कितनी ठीक की। ठीक है सर, ठीक है सर। सर तो लॉजिस्टिक इसके लिए तो हम रिग्रेशन मीन स्क्वायर्ड एरर नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि हम किसी खास मार्जिन से तो मिस नहीं करते। क्लासिफिकेशन में तो या आप ठीक प्रिडिक्ट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हमारे पास वो डिफरेंस तो नहीं होता कि हम कितने मार्जिन से गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अब देखें कि ये इक्वेशन करता क्या है। हमें पता है कि log of 1 क्या है, सर log of 0 1 is 0। ठीक है, with any base, and log of 0 is undefined। ठीक है, एक बहुत बड़ी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, अनडिफाइंड है। ठीक है, जी ठीक है सर, ना। यस सर। अब आप देखें कि अगर हमने जिसके लिए प्रिडिक्शन की है, अगर हमारे पास उसका लेबल था 1, ठीक है, तो ये पार्ट ये y अगर उसका एक्चुअल लेवल, ये y एक्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी पॉइंट का एक्चुअल लेवल 1 था, तो ये 1 जो है ये इस पार्ट को एक्टिवेट कर देगा, और यहाँ पे 1 - 1 जो है वो इस पार्ट को डीएक्टिवेट कर देगा। समझ आ गई, ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, ये नीचे वाली। जी सर। अब अगर लेवल 1 था और हमने यहाँ पे हमने भी 1 प्रिडिक्ट किया है, तो ये 1 जो है log of 1 0 हो जाएगा। ठीक है, जी सर, log of 1 0। ये देखें अगर हमने 1 प्रिडिक्ट किया है तो एच थीटा ऑफ एक्स हमें 1 देगा। यस ठीक सर, है यस ना, सर, क्लियर है सर। ये जब 1 देगा तो log of 1 is 0। तो जब लेवल 1 था और हमने भी 1 प्रिडिक्ट किया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो 0 आ गया। ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक। अगर लेवल 1 था तो अगेन ये 1 y1 जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये चीज 0 रहेगी। और अगर हमने 1 की जगह 0 प्रिडिक्ट किया, तो log of 0 इज अनडिफाइंड। तो वैसे तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में अनडिफाइंड हम यूज नहीं कर सकते, तो हम कोई बड़ी वैल्यू कॉस्ट की रख सकते हैं, लेट्स से 100। तो 1 into 100 is going to give us 100 कॉस्ट फॉर इट, कि हमने एक गलत प्रिडिक्शन कर दी है जिसकी कॉस्ट हमने 100 रखी है। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, द सेम वे अगर y, अगर लेबल हमारे पास एक्चुअल 0 था, तो ये y का लेबल अगर ये y 0 है, तो 1 - 0 इज गोइंग टू बी 1। तो ये पूरी चीज एक्टिवेट हो जाएगी, और ये चीज डीएक्टिवेट, क्योंकि y अगर 0 है तो इसकी 0 वैल्यू जो है वो इस पूरी चीज को डीएक्टिवेट कर देगा। अब हम यहां से देखेंगे, अगर हमने 1 प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल लेवल 0 था और हमने 1 प्रिडिक्ट किया, सो 1 - 1 इज गोइंग टू गिव इट अ 0, और हमारे पास फिर कॉस्ट ये वाली आ जाएगी। और अगर हमने भी 0 प्रिडिक्ट किया है, तो log of 1 इज गोइंग टू गिव इट 0, और हमारे पास कॉस्ट 0 चली जाएगी। समझ आ रही है बात की? जी सर। बेसिकली हमारे पास जो है, ये मैं अगर अलग अलग से यहाँ पे दोबारा आपको कर दूं, दो कंपोनेंट्स हैं इस इक्वेशन के। एक y को कंट्रोल कर रहे y log ऑफ h थीटा ऑफ x, एक ये चीज है। और दूसरी क्या है, 1 - y log ऑफ 1 - h थीटा ऑफ x। अगर एक्चुअल लेवल 1 हो तो ये पार्ट एक्टिवेट होगा, अगर एक्चुअल लेवल 0 हो तो ये पार्ट एक्टिवेट होगा। ये तो क्लियर है ना? यस सर। अगर एक्चुअल लेवल मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी कॉस्ट की वैल्यू अब यहाँ में से निकलेगी। अगर मेरे पास y की लेवल जो है वो 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, 1 - 0, तो ये मेरी अब कॉस्ट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक हो गया। यस ठीक है सर। ना। सर। जी अगर सर। एक्चुअल वैल्यू 1 है और सर मैंने यहाँ पे 1 प्रिडिक्ट की, तो मेरी कॉस्ट चली जाएगी 0। और अगर मैंने 0 प्रिडिक्ट की, मैंने गलत प्रिडिक्शन की, तो एक बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे अनडिफाइंड थे, लेकिन हम एक बड़ी वैल्यू कॉस्ट के तौर पे ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने एक्चुअल लेवल जो था वो 0 था और मैंने भी 0 प्रिडिक्ट किया, तो log of 1 इज गोइंग टू गिव मी 0।
और अगर मैंने 1 प्रिडिक्ट किया तो 1 - 1 0 हो जाएगा और मेरे पास कॉस्ट जो है वो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो सर अब अगर सर मैंने 3 गलत प्रिडिक्शन की हैं तो मेरी कॉस्ट 300 हो जाएगी, 2 की हैं तो 200 होगी, 1 की है तो 100 होगी, क्योंकि यहाँ पे बाद में हम ऐड कर रहे हैं और m से डिवाइड कर रहे हैं तो बाद में उसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर मैंने 3 गलत प्रिडिक्शंस की हैं सो मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 0 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 में से मैंने 3 गलत प्रिडिक्शंस की हैं सो इट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है? सर आज के लिए काफ़ी नहीं है, काफ़ी सर जहन के ऊपर से निकल रहा है, अभी समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने लीनियर रिग्रेशन देखा। ठीक है, पहले 1 वेरिएबल के साथ, फिर मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ, उसके बाद हमने पोलिनोमियल रिग्रेशन की बात की। सर बीच में ग्रेडियंट डिसेंट भी था सर, वो हाँ, वो रिग्रेशन का पार्ट है, तो वो इस वजह से मैं अलग, वो सारा रिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर का पार्ट है। ठीक है, सही है सर। और उसके बाद हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की। ठीक हो गया? तो ये चीजें हमने कर ली हैं और बेसिकली अब बस मैं एक चीज के ऊपर इसको एंड करूंगा कि मेरे पास अगर ये एक फंक्शन है, ये अगर इस तरह का है, ठीक है, और जितने भी इसको इनपुट्स आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू है x1 x2 x3, और ये जो मेरा नोड है ये क्या करेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इन सब को ऐड करेगा। यही काम हम अभी तक करते आ रहे हैं और यहाँ पे सिग्मॉइड का फंक्शन लगा देगा और ये क्या करेगा, आपको कोई 0 या 1 की रेंज में कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी साइड पे एक दूसरा नोड हो और वो भी एग्जैक्टली यही काम कर रहा हो, उसको भी x0 जा रहा है, x1 जा रहा है, x2 जा रहा है, x3 जा रहा है, b भी जा रहा है, इन सब के वेट्स हैं, वो भी सबको ऐड कर रहा है और सिग्मॉइड फंक्शन लगा के वो भी 0 और 1 की वैल्यू में वो दे रहा है। यहाँ पे अगर एक तीसरा नोड है वो भी यही काम कर रहा है और उसको भी ये सारे फीचर इनपुट जा रहे हैं। तो बेसिकली कोई खास फर्क तो नहीं है ना, जो काम हम एक नोड के अंदर कर रहे थे वो ज्यादा नोड्स के अंदर कर रहे हैं। इंटरनल मैकेनिज्म सबकी एक जैसी है। अब सर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ और नोड्स हैं। अब इनपुट एग्जैक्ट इनपुट आ रही हो या इनका आउटपुट जो है वो भी इसके लिए एक इनपुट है ना, और यहाँ पे भी थीटास हो सकते हैं, थीटा 5 हो जाएगा, ये इनपुट हो गया, और ये थीटा 6 हो जाएगा, ये इनपुट हो गया, और ये यहाँ पे थीटा 7 हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। इसको तो ये पता फर्क नहीं पड़ता कि ये इनपुट जो इसको आ रही है ये एक्चुअल इनपुट है या इसका आउटपुट जो है वो एज इनपुट इसके पास आ रही है। ये तो एग्जैक्टली उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इन सब को आपस में सम कर देगा और आगे सिग्मॉइड लगा के आउटपुट दे देगा। मीन यहाँ सर पे हम एक न्यूरल और नेटवर्क, एग्जैक्टली डीप वही मैं आपको नेटवर्क बता की रहा तरह हूँ सर। कि ये जो हमने कवर किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ये न्यूरल नेटवर्क के एक नोड के अंदर ये एक्टिविटी चल रही होती है। आप जस्ट नोड बढ़ा दें और ये आपका न्यूरल नेटवर्क बन गया। ठीक है, सर ये जो मल्टीपल नोड्स हैं इनके लिए जो अब देखिए इनिशियल, ये जो आपको आउटपुट दे रहा है हम इसको किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपको आउटपुट दे रहा है उसको यहाँ पे किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमें आउटपुट देगा हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क के केस में कि ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। सर जी एक क्वेश्चन है, न्यूरल नेटवर्क में हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और बैकवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं, क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और बैकवर्ड हो सकती है? देखें, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन तो यही है कि हम आगे जा रहे हैं, तो उसमें तो आपके पास एक ही नोड है तो वो चीज़ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का यही है कि ये जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आगे कोई इनपुट पास हो रहा है, फिर वहां से जो है वो आगे, कि आपके पास बैकवर्ड्स लूप्स नहीं है, तो उसमें तो हमारे पास एक ही नोड है, तो लूप का मेरे ख्याल में कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट उसके अंदर हो ही नहीं सकता। अगर आप आगे वाली लेयर्स को पीछे लेयर्स से लिंक करें सो दैट इज गोइंग टू हैव अ लूप। ओके सर।
ठीक है, तो बेसिकली अब आप देखें कि हम अगर न्यूरल नेटवर्क की बात करें, इसी को हम, तो मेरे पास दो इनपुट्स थे, x1 और x2। एक मैंने अपने पास से वो 22 रख लिया। फिर ये मेरा, ये वाला जो है, ये मेरा पहली हिडन लेयर है जिसके अंदर मैंने दो नोड्स रखे हैं। तो ये इनपुट जो है, ये इसको भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये इसको भी मिल गई, ये इसको भी मिल गई, और ये वो 22 है जो इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है। तो ये मेरी पहली हिडन लेयर हो गई और इसके अंदर मेरे पास ये दो नोड्स हैं। ये इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये दूसरी हिडन लेयर हो गई, उसके अंदर भी दो नोड्स हमने रखे हुए हैं, और ये इसका एक और 22 आ गया, और ये इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, और ये हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक नोड जो काम कर रहा है उसके आउटपुट को हम आउटपुट नहीं मानेंगे, बस के उसका आउटपुट अगली जाके अगले नोड को इनपुट के तौर पे पास होगा, वो भी वही काम करेगा और वो आगे जाके फिर पास होगा, और जो फाइनल नोड हमें आउटपुट देगा वो हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो भी 0 और 1 के रेंज में होगा। और अब हम इसके ऊपर 0.5 का थ्रेशोल्ड लगा के डिसाइड करें कि हमारा लेवल 0 है या 1 है। ठीक है, सर जी सिग्मॉइड के फंक्शन सबसे लास्ट वाले नोड में अप्लाई करेंगे या जितने भी नोड्स अभी इनिशियली जो न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं उसमें ज्यादातर जो अर्लियर मॉडल्स हैं सारे नोड्स के ऊपर सारे एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज होते थे। अभी और जो आपके पास ज्यादा बेहतर है आप वो यूज करें, लेकिन लास्ट पे आप सिग्मॉइड यूज करें, बल्कि सॉफ्ट मैक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अभी तो हम बाइनरी को देख रहे हैं तो हम सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। ये सारे एक्टिवेशन फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही रहेगा। लेकिन सर जी बाज न्यूरल नेटवर्क में से तो डेंस लेयर में हम रिले भी यूज कर सकते हैं इनपुट में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन सब के बीच में ये जो सारे नोड्स हैं, ये जो हिडन लेयर्स हैं, यहाँ पे आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, ओके हाँ सर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ख्याल करना है। अगर मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे लाजमी सिग्मॉइड यूज करना चाहिए। अगर मैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे लाजमी सॉफ्ट मैक्स यूज करना चाहिए, ये आउटपुट लेयर पे। बाकी मीन्स इंटरमीडिएट के पे मेरी जो मैं यूज करना बाइनरी चाहूँ क्लासिफिकेशन में सिग्मा मस्ट है, मल्टी क्लासिफिकेशन में हम सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि फिर हम जिस तरह से आउटपुट चाहते हैं वो आएगा नहीं। बाइनरी के लिए सिग्मॉइड क्यों जरूरी है, क्योंकि बाइनरी में हम आउटपुट नोड पे से आउटपुट लेयर में सिर्फ एक ही नोड रखेंगे, ये आउटपुट लेयर है। बाइनरी के केस में हम इसमें सिर्फ एक ही नोड रखेंगे और सिग्मॉइड अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, 0 और 1 की रेंज में वैल्यू आएगी। हम 0.5 पे थ्रेशोल्ड रख के डिसाइड कर सकते हैं कि लेवल 0 है या 1 है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास अगर 3 लेबल्स हैं, 5 है, तो आउटपुट लेयर पे उतने ही नोड्स आएंगे। और सॉफ्ट मैक्स का मतलब ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो लेबल असाइन कर दो। तो ये वैल्यू जो है ये आपको कुछ प्रोबेबिलिटी देगी, ये देगी, ये देगी। तो सॉफ्ट मैक्स में हम ये बता रहे होते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है उसी को असाइन, वही लेबल इसको दे दो। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है सर। बाकी चले जी, ये हो गया लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में न्यूरल नेटवर्क्स को कवर करेंगे। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।